हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 6.2, ठीक है, जो है त्रिभुज। ठीक, तो त्रिभुज के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.1 जो है कंप्लीट हो चुका है, और थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, अगर ये सब वीडियो नहीं देखे हो तो इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, या एक काम कर सकते हो, आप प्लेलिस्ट को चेक करोगे और सभी वीडियो वहां पर मिल जाएगी 2023 और 24 के लिए। ठीक है, तो चलो आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 को। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नावली 6.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या करा है। आकृति 6.17 में फर्स्ट है और सेकेंड में डी ई समांतर बीसी के है। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट है चित्र या सेकेंड चित्र है। ठीक है, कह रहा है डी ई समांतर बीसी के है। ठीक, तो जो भुजा डी ई है वो बीसी के समांतर है। ठीक है, तो हमको देखिए यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगाएंगे और यहाँ से मान ज्ञात करेंगे। तो कह रहा है यहाँ पे फर्स्ट में ईसी ज्ञात कीजिए और सेकेंड में कह रहा है एडी, यानी कि इसमें एडी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो डीई है वो बीसी के समांतर है, तो यहाँ से हम थेल्स प्रमेय के अनुसार लगाएंगे। और इसमें भी देखिए अगर ये जो ये जो डीई है वो बीसी के समांतर है। ठीक है, तो इसमें भी हम थेल्स प्रमेय का नियम लगाएंगे और इसे हल करेंगे। तो चलो हल करते हैं। तो प्रश्नावली 6.2 है। ठीक है, 2023 एंड 24, यानी कि जो न्यू एनसीईआरटी बुक है वो है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट में जो दिया पहले हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दिया है क्या दिया है कि जो डीई है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर डी और यहाँ पर ई है। ठीक, तो हाँ, जो डीई है वो समांतर है किसके, बीसी के। ठीक है, तो हमको कह रहा है ई सी ज्ञात कीजिए, यानी कि देखिए कौन क्या ई सी, यानी कि ये मान हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय के नियमानुसार। ठीक है, थेल्स प्रमेय के नियमानुसार। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है, अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज को काटती है तो वो एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी इक्वल टू किसके होगा, ए ई बटे ई सी के, ए ई बटे ई सी। अगर आप थेल्स प्रमेय नहीं देखो तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, वहां पर देखो और देखिए अगर आपको थेल्स प्रमेय आएगा तभी प्रश्नावली 6.2 को आप करोगे। ठीक है, तभी कर ही पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये तो यहाँ पे देखिए, ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो ए डी है वो कितना है, ए से लेकर डी तक कितना है, 1.5। तो यहाँ पे सभी का मान रखेंगे। देखिए ए डी है 1.5, बट डी बी कितना है, डी बी है 3 सेमी, तो यहाँ रखेंगे 3 इक्वल टू ए ई, देखिए कितना है, ए से लेकर ई तक कितना है, 1 सेमी, तो यहाँ रखेंगे 1 और बटे ई सी ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ से ई सी ज्ञात करते, देखिए ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव का चिन्ह हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 10 से हम जब गुणा करेंगे ऊपर तो हो जाएगा 15 और 10 से नीचे करेंगे तो 30 इक्वल टू 1 बटे ई सी। ठीक है, देखिए कैसे होता है, जैसे 1.5 है। ठीक है, अब इसमें हम जब 10 का गुणा करते हैं, देखिए अब 10 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दशमलव कितनी अंक बाद है, 1 अंक बाद, तो 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाता है। ऐसे मान लीजिए आपके पास 3.46 है। ठीक है, तो इसको दशमलव हटाना है तो क्या करोगे, तो इसमें आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 100 का गुणा करोगे तो यह कितना हो जाएगा, 346 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 10 का गुणा कर इसे 15 बना लिए, और नीचे भी करेंगे 10 का गुणा। ठीक है, ऊपर कर रहे तो नीचे भी करेंगे, तो यहाँ से 30 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इसी निकालते, देखिए 15 एकम 15, 15 दूना 30। ठीक, तो ईसी का गुणा 1 में करते तो ईसी, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, यानी कि जो ईसी का मान है वो कितना आ गया, 2 सेमी आ गया। ठीक है, इकाई लिखना मत भुलाइएगा, तो ईसी इक्वल टू कितना, 2 सेमी। ठीक, तो इसी प्रकार से प्रश्न 2 को भी देखिए। ठीक, प्रश्न 2 में क्या था, प्रश्न 2 में कह रहा था कि हमको क्या ज्ञात करना था, ए डी ज्ञात करना था, यानी कि यहाँ देखिए ए डी, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, कोई भी यहाँ पर बिंदु डी है और यहाँ पर बिंदु ई है। ठीक, तो हमको क्या करना है, ए डी ज्ञात करना था। पहले देखो जो दिया हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो लिखोगे आप दिया है। ठीक, दिया है, क्या दिया है, जो डीई है वो समांतर है किसके, बीसी के। ठीक है, समांतर है, तो यहां से लिखोगे अतः थेल्स प्रमेय के अनुसार
ठीक है, थेल्स प्रमेय के नियमानुसार या अनुसार। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय क्या होता है? थेल्स प्रमेय होता है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय होता है। तो यहाँ पर जो सभी का मान है वहाँ पर रखेंगे और यहाँ से AD का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए AD का मान ज्ञात करना है तो AD को लिख लेते हैं। बताइए DB देखिए कितना है, DB। तो यहाँ DB की बात करते हैं तो देखिए D से लेकर B तक कितना है, 7.2 है। तो 7.2 बराबर AE देखिए AE कितना है, 1.8। तो 1.8 बटे EC देखिए E से लेकर C तक कितना है, 5.4 है। ठीक है, 5.4। तो यहाँ से AD का मान ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, इसमें ऊपर नीचे क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए AD बटे 7.2 बराबर 10 से ऊपर नीचे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 10 का गुणा करते हैं ऊपर नीचे, तो 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 18 बटे 54। ठीक है, तो 18 एकम 18, 18 तियाँ 54। ठीक है, तो 3 का गुणा देखिए क्या करते हैं, 7.2 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या है पहले लिख लेते हैं, AD बटे 7.2 बराबर इधर बचा 1/3। ठीक, तो 7.2 को उधर भेज सकते हैं, तो AD बराबर 7.2 बटे 3। ठीक, तो यहाँ से देखिए फिर से गुणा कर लेते हैं यहाँ से। तो मान लीजिए ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 72 हो जाएगा और यह 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए काटिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि 2 से पहले काटते हैं, 2 से काटेंगे तो यहाँ से 36 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ से 15 आ जाएगा। अब 3 से काट लेते हैं। ठीक है, 3 से काटेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 2 से फिर काटते हैं। ठीक है, 2 से कटेगा नहीं। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 से काटते हैं। तो 3 से काटेंगे तो 12 3 36, 3 5 15। ठीक, कितना आ गया AD का मान, AD बराबर आ गया 12/5 आ गया। ठीक, तो 12/5 को आप क्या लिखोगे, तो यहाँ से आप भाग दे दोगे। 12 है, 5 से भाग दोगे तो 5 दूना 10, घटाओगे तो 2 आ जाएगा, दशमलव लगाओ 0 और 5 चौका 20। ठीक है, तो यहाँ से जो AD है वो कितना आ गया, 2.4। ठीक, और यही देखिए यहाँ पे सेमी लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यह प्रश्नावली 6.2 का यानी कि प्रश्न नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। चलो प्रश्न नंबर सेकेंड को देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। ठीक है, आपको क्या करना, एक त्रिभुज बनाना होगा जो PQR होना चाहिए। ठीक, और भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F होना, इससे मतलब कि वो क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेद करना चाहिए। इस निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या जो EF समांतर QR है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए समांतर कब होता है, जब थेल्स प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, दोनों का मान अगर सेम आ गया यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा तो EF समांतर QR होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपको पहले क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। ठीक, तो यहाँ देखिए दिया है PE जो है 3.9 है, EQ है 3 सेमी, PF है 3.6 और FR है 2.4 सेमी। ठीक है, तो चलो फर्स्ट को त्रिभुज बनाकर और इसे लिख लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट देखिए कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से आपको त्रिभुज बनाना है PQR और कह रहा था कि जो E और F है। ठीक है, जो E और F है, E कहाँ स्थित था, PQ पर और F PR पर स्थित था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए पहले जो दिया हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या पहले क्या देखिए क्या ज्ञात करना था, क्या ठीक है क्या EF, देखिए EF जो समांतर है QR के। ठीक है, ये हमको दिखाना है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि जो EF समांतर QR है तभी होगा जब, अब कब होगा, देखिए जो EF है उस समांतर QR के कब होगा, जब थेल्स प्रमेय का नियम का पालन करेगा तब। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय इसमें अगर हम लगाएं तो देखिए थेल्स प्रमेय के नियमानुसार। ठीक है, थेल्स प्रमेय के नियमानुसार, तो थेल्स प्रमेय क्या होगा, यहाँ से PE बटे EQ इक्वल टू PF बटे FR।
एफ आर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे सभी का मान रखेंगे। अगर दोनों यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड अगर दोनों मान बराबर आ जाएगा तो यह समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मान रखते हैं। देखिए यहाँ पर पीई दिया है, तो पीई का मान कितना है, पीई का मान है 3.9, तो यहाँ रखते हैं 3.9 बटे। अब यहाँ पे देखिए ई क्यू दिया है, तो ई क्यू क्या है, ई क्यू है 3, तो 3 रख देते हैं। और पी एफ देखिए, पी एफ है 3.6 और एफ आर कितना है, एफ आर है 2.4। ठीक, इस प्रकार से अब दोनों को हल करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए यहाँ ऊपर नीचे हम 10 से गुणा करा लेते हैं। ठीक है, तो 10 से अगर हम गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 39/30 हो जाएगा, इक्वल टू इसमें भी 10 से गुणा कराएंगे तो यह 36/24 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसको 3 से काटें तो 3 दहा में 30, और इसको हम क्या करते हैं, ठीक, इसको भी 3 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। ठीक, तो ये कितना आ गया, 13/10 आ गया, इक्वल टू इसको भी काटते हैं तो 3 से काटते हैं तो 8 त्रिक 24 और 12 तिहाई 36, फिर 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी कि ये कितना आ गया, 3/2। तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, 13/10 है तो एक अंक बाद दशमलव लगा सकते हैं, बराबर। अब इसको क्या, इसको हल कर लेते हैं। देखिए 2 का भाग हम 3 में दे रहे हैं, तो 2 एकम 2, ठीक है, घटाओगे तो 1, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 2 पच्चे 10, यानी कि कितना आ गया इसका, 1.5। यह आ रहा है 1.3 और इधर आ रहा है 1.5, तो ये क्या बराबर है, नहीं बराबर है। ठीक है, तो 1.3 नॉट इक्वल टू 1.5, तो यहाँ से लिखोगे आप, चूँकि जो पी ई बटे ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे इसीलिए जो ई एफ है वो समांतर क्यू आर के नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। तो ठीक, तो इसी का सेकेंड देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड क्या है, तो यहाँ पे सेकेंड कर रहा है कि पीई बराबर कितना है, 4 सेमी। ठीक, पीई बराबर 4 सेमी, क्यूई है 4.5 और पी एफ है 8 और आर एफ है 9 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज आप लोग बना लीजिएगा और इसको दर्शा लीजिएगा। ठीक है, हम थोड़ा इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यह दूसरे का दूसरा है। ठीक, तो देखिए आपको पहले जो दो दिया हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार दिया है। अब क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे देखिए जो पी ई का मान है, ठीक है, जो पी ई का मान है वह 4 है। ठीक, और पी एफ का जो मान है वह है 8। ठीक, और ये सेमी में सब। ठीक, और अगर बात करें ई क्यू की, तो ई क्यू का मान है हमारा 4.5 और एफ आर बराबर दिया है 2.4। ठीक, अब ये सभी मान दिए हैं, तो इसका देखिए त्रिभुज पहले कैसे बनाएंगे। तो त्रिभुज क्या था, त्रिभुज पी क्यू आर था। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर एक त्रिभुज है। ठीक है, जो है पी है, क्यू है, आर है। ठीक, यह पी क्यू आर है और इसे ई एक मतलब भुजा पी क्यू पर ई प्रतिच्छेद और भुजा पी आर पर एफ प्रतिच्छेद करता है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखिए पी ई कितना है, पी से लेकर ई तक है 4 सेमी, और पी एफ कितना है 8 सेमी, ई क्यू कितना है 4.5 और एफ आर कितना है 2.4। इस प्रकार से है सभी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो थेल्स प्रमेय इस पर इसमें लगाओगे तो क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय लगाओगे तो पी ई बटे ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सभी का मान रखते हैं। देखिए पी ई का मान कितना है 4 है, बटे ई क्यू का मान है 4.5 इक्वल टू पी एफ का मान है 8 और एफ आर का मान है 2.4। ठीक, तो दोनों पक्षों को हल करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए 10 से गुणा करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40/45 इक्वल टू, इसमें भी करा लेंगे 10 से गुणा तो 80/24। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हल करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ से देखिए
कि यहाँ से देखिए 5 से काटते हैं तो 5 नवा 45, 5 अट्ठे 40, ठीक। और इसे भी काटते हैं, देखिए अगर हम इसको 8 से काटें, ठीक है, तो 8 त्रिका 24, 8 अट्ठे 8 10 से 80, सॉरी 8 का गुणा जब 10 में करोगे तो 80 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या मिला हमको, ठीक, तो यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से मिला हमको 8/9 बराबर 10/3 मिला, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या ये दोनों मान बराबर है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे चूँकि PE बटे EQ नॉट इक्वल टू PF बटे FR के, ठीक है। तो इसीलिए जो EF है वो समांतर QR के नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, PQ बराबर आपको दिया है 1.8 सेमी, PR बराबर दिया है 2.56 सेमी और PE बराबर 0.18 सेमी और PF इक्वल टू 0.36 सेमी दिया है, ठीक है। तो चलो इसको पहले हम त्रिभुज पर दर्शा लेते हैं, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है, ठीक है। परीक्षा में क्या करना है, आपको साफ सुथरा एकदम चित्र बनाना है, ठीक है, ठीक इस प्रकार से। तो देखिए आपको प्रश्न में दिया था कि जो PQ है वो 1.8 सेमी है और PE जो है इतना है और PF 0.36 और जो PR है वह 2.56 सेमी है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय से देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखिए जो पहले जो दिया है मुझसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो दिया है, अब जो दिया हम पहले लिख लेते हैं। जो PQ है वो कितना है, 1.2 वाट है और PE की बात करें तो देखिए PE है हमारा 0.18, देखिए सब में सेमी है, ठीक, सेमी। और PR है 2.56 सेमी और PF है 0.36 सेमी, ठीक है। ये हमको दिया है। तो यहाँ से अब लगाते हैं थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार अब इसमें थेल्स प्रमेय किस प्रकार से लगेगा, देखिए PE बटे EQ PF बटे FR हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा PE बटे EQ इक्वल टू PF बटे FR, ठीक, ये है थेल्स प्रमेय। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर PQ का मान दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर EQ का मान नहीं दिया है तो EQ को कैसे निकालेंगे, ठीक। तो देखिए अगर हम EQ को निकालना चाहें तो देखिए पहले हम PQ को हम क्या लिख सकते हैं, इस बड़े वाले को हम क्या लिख सकते हैं, P से लेकर Q को हम लिख सकते हैं PE प्लस EQ, यह लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए PQ को हम PE प्लस EQ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मान दिया है निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर PQ का मान दिया है 1.28 इक्वल टू यहाँ पर PE का मान भी दिया है कितना 0.18 प्लस EQ का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको इधर भेजते हैं। तो EQ इक्वल टू क्या था 1.28, जब इसको भेजोगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 0.18, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा EQ इक्वल टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा EQ, देखिए 1.28 है और यहाँ पे 0.18 है। 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 0.2 अंक बाद है तो 0 लगा दिए और 1, ठीक है। यानी कि जो EQ है कितना आ गया 1.10 आ गया, ठीक। तो यहाँ से हमको EQ मिल जाएगा। और PE की बात करें तो PE दिया है, देखिए यहाँ पर PF भी दिया है PF, परंतु FR नहीं दिया है, ठीक है। FR नहीं दिया तो इसको भी निकालते हैं। देखिए जो PR है यानी कि जो बड़ा वाला भुजा है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए PR को हम क्या लिख सकता हूँ PF प्लस FR लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ PF प्लस FR। PR का मान हमको दिया है 2.56 बराबर, PF का मान भी दिया है 0.336, ठीक है, प्लस FR का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, ये 0.36 को इधर लाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा FR बराबर 2.56 है ही, इसको जब इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 0.36। तो यहाँ से FR निकालते हैं। देखिए 2.56 में से अगर इसको घटाओगे तो देखिए 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, 0.2 अंक बाद है तो 0 लगा देते हैं और 2,
ठीक, यानी कि जो एफ आर है कितना आ गया 2.20। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या रखते हैं, सभी का मान रखते हैं। तो देखिए पीई का मान हमको दिया है यहाँ पर 0.36 बटे ई क्यू अभी निकाले यहाँ पर 1.10 इक्वल टू पी एफ हमको दिया है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए पी एफ है यहाँ पर 0.36 और यहाँ पे पीई था ना, तो यहाँ पे पीई का जो मान है वो है 0.18 है। ठीक है, सॉरी 18 है। ठीक, और बटे एफ आर क्या है 2.20। अब इसे हल करते हैं, अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तभी यह जो ई एफ समांतर क्यू आर के होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें दोनों पक्षों में क्या करते हैं ना, ऊपर नीचे 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और इसमें करेंगे 10 से गुणा तो यह 110 हो जाएगा इक्वल टू, इसमें जब हम 10 से गुणा, इसमें देखिए सॉरी 10 से गुणा नहीं करेंगे, 2 अंक है तो यहाँ से 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 100 से गुणा करें तो कितना हो गया 18, इस नीचे 100 से गुणा करें तो 110 हो गया। अब यहाँ से 100 का गुणा करेंगे तो 36 और नीचे भी करोगे तो कितना हो जाएगा 220। ठीक है, तो अगर हम बात करें देखो अगर इसको काटो 2 से काटोगे तो 18 और इसको 2 से काटोगे तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 0। तो यहाँ से क्या आ गया 18 बटे 110 बराबर 18 बटे 110, यानी कि दोनों मान क्या है समान है। ठीक, तो इसीलिए आप कह सकते हो, ठीक है, तो चूँकि आप कह सकते हो कि जो पीई है पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ठीक है, ये बराबर है, इसीलिए ई एफ समांतर क्यू आर की है। ठीक, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आकृति 6.18 में यदि यलयम, देखिए आकृति 6.8 ये है। ठीक है, 6.18। ठीक, तो आकृति 6.18 में यदि यलयम, ये देखिए यलयम समांतर किसके हो सी बी के, ठीक है, इसके समांतर हो तो जो कि और यलयन जो हो इसके सी डी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी। ठीक है, देखिए जब इस प्रकार से आए, छोटा हो फिर उसके नीचे यानी कि बट्टे में बड़ा हो, छोटा भुजा फिर उसके नीचे बड़ा भुजा फिर ए एन फिर बट्टे ए डी, इस प्रकार से ना तो आपको एक नियम याद होना चाहिए जो होता है व्युत्क्रम करने का नियम। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन को तो आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको चित्र को इस प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले दिया है हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से अगर हम बात करें यदि प्रश्न में कहा था यदि यलयम समांतर हो किसके सी बी के, यानी कि जो यलयम समांतर है सी बी के। ठीक, और एक था यलयन समांतर हो सी डी के, यानी कि देखिए यलयन ये वाला समांतर हो इसके। ठीक, तो हमको क्या प्रूव करना था, तो हमको सिद्ध करना था ए एम बटे ए बी। ठीक है, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ठीक, ये हमको सिद्ध करना था। तो जो दिया लिखते हैं यहाँ पर, तो प्रश्नानुसार दिया है। ठीक, दिया है, पहले देखिए दिया है यलयम समांतर है सी बी के लिए। ठीक है, यलयन समांतर है सी बी के लिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे देखिए, ठीक, चूँकि यलयम समांतर सी बी के लिए तो यहाँ से लिखेंगे थेल्स प्रमेय अनुसार, तो यहाँ पर हम थेल्स का प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से थेल्स प्रमेय अनुसार अगर बात करें, देखिए आपको देखिए त्रिभुज ध्यान देना है। ठीक है, अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, आपको त्रिभुज ध्यान देना है ए बी सी में। ठीक, तो अगर हम देखिए इस चित्र को थोड़ा सा इस प्रकार से करें रोटेट, तो देखिए थेल्स प्रमेय आपको लगाना है। ठीक है, तो जो ये ए एल, ठीक है, ए एल बटे एल सी, ठीक, ये होगा, और ए एम बटे एम बी ये होगा। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं इसे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए यहाँ से हो जाएगा ए एल बटे एल सी थेल्स प्रमेय अनुसार है। ठीक, यहाँ से हो जाएगा और ए एम बटे एम बी। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर अगर आपको इस प्रकार से दे
छोटा भुजा फिर बट्टे बड़ा भुजा, छोटा भुजा बट्टे बड़ा भुजा, इस प्रकार से दे तो इसका एक व्युत्क्रम का नियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं व्युत्क्रम करने पर। तो व्युत्क्रम करने का मतलब कि जो ऊपर वाला है उसे नीचे करेंगे और जो नीचे वाला उसे ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ए एल ऊपर है ना, तो ए एल को हम नीचे करेंगे, एल एल सी को ऊपर करेंगे, तो एल सी बटे ए एल इक्वल टू एम बी बटे ए एम। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं, तो एल सी बटे ए एल प्लस 1 इक्वल टू एम बी बटे ए एम प्लस 1। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा इसमें करोगे तो एल सी प्लस ए एल हो जाएगा। ठीक है, किसी भी की संख्या मतलब किसी भी संख्या का एक में गुणा करोगे तो वही प्राप्त होता है। ठीक है, और बटे ए एल होगा इक्वल टू एम बी प्लस इसका गुणा करोगे तो ए एम हो जाएगा, और बटे क्या, ए एम। ठीक है, बटे ए एम। ठीक, अगर हम थोड़ा सी बात की बात करें, देखिए एल सी प्लस ए एल की बात करें। ठीक, एल सी प्लस ए एल यानी कि हम इसको क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख सकता हूँ। ठीक, यहाँ से इससे क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख सकता हूँ बटे ए एल इक्वल टू, देखिए एम बी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दिए, एम बी प्लस ए एम यानी कि ए एम प्लस एम बी अगर करें तो यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ए बी लिख सकता हूँ और बटे क्या है, ए एम है। ठीक, तो देखिए यहाँ करने के बाद बहुत से स्टूडेंट भूल जाते हैं फिर से व्युत्क्रम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर। अब पुनः व्युत्क्रम करने का मतलब समझ रहे हो, जो नीचे वाला उसे ऊपर करेंगे और ऊपर वाले को नीचे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ए एल बटे ए सी इक्वल टू ए एम बटे ए बी। ठीक, तो आप इसे क्या मानोगे, समीकरण नंबर 1 मान लोगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब प्रश्नानुसार कह रहा था कि जो यलयन है वो समांतर है किसके, सी डी के। ठीक है, तो ठीक, तो यहाँ से अब देखिए इसमें भी हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा चित्र में आप देखिए, जो यलयन है वो समांतर है सी डी के, तो हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए एन बटे एन डी ए एल बटे एल सी। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से करेंगे इसको भी। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए एल बटे एल सी इक्वल टू ए एन बटे एन डी। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। तो यहाँ से व्युत्क्रम करते हैं तो देखिए ऊपर वाला चला, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा एल सी, ऊपर वाला नीचे ए एल इक्वल टू एन डी बटे ए एन। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो यहाँ पे दोनों पक्षों में जब एक जोड़ोगे तो देखिए एल सी बटे ए एल प्लस 1 इक्वल टू एन डी बटे ए एन प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, अब एक को जोड़ते हैं, तो थोड़ा देखिए यहाँ पर, तो इस स्टेप को थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। ठीक, देखिए क्या है, यहाँ पर है एल सी बटे ए एल प्लस 1 है बराबर एन डी बटे ए एन प्लस 1 है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए ए एल का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल सी प्लस ए एल बटे नीचे क्या बचेगा, ए एल बराबर एन डी प्लस गुणा करोगे तो ए एन और नीचे क्या बचेगा, ए एन। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से, एल सी प्लस ए एल क्या है, एल सी प्लस ए एल यानी कि ए एल प्लस एल सी को हम क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसे हम ए सी लिख सकता हूँ और नीचे क्या है, ए एल है बराबर। अब यहाँ पर देखिए एन डी प्लस ए एन यानी कि एन डी वाला भुजा, ठीक है, एन डी वाला और ए एन वाला, तो इसको हम ए डी लिख सकता हूँ, तो ए डी बटे ए एन।
ठीक, अब फिर आपको ध्यान से यहाँ पर अब क्या करना होगा, आपको व्युत्क्रम करना होगा। तो लिखोगे पुनः, ठीक है, पुनः व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम करने पर, तो यहाँ पुनः व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से AL बटे AC इक्वल टू AN बटे AD। ठीक, इसे समीकरण नंबर 2 बना लोगे। ठीक, तो बस आपका यहाँ पर हल हो चुका है। तो अब क्या करोगे, समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या समान दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए AL बटे AC है, यहाँ पर भी AL बटे AC है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या, और यहाँ पर बचेगा समीकरण नंबर 1, ठीक है, यहाँ से बचेगा आपका AN बटे AD इक्वल टू AM बटे AB। ठीक, ये बचेगा। ठीक, तो यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे इति सिद्धम। ठीक है, ये सभी जो प्रश्न है ना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से करिएगा। ठीक, यह क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इस प्रकार से है, आकृति 6.19 में, ठीक है, आकृति देखिए यहाँ पे 6.19 क्या है, DE समांतर AC के है। ठीक है, देखिए ये जो DE है, ठीक है, ये जो DE है समांतर AC के है। ठीक है, DE समांतर AC की है। ठीक, तो क्या करा है, कहाँ गया, यहाँ पर। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पर है। ठीक है, DE समांतर AC और DF समांतर AE है, यानी कि जो DF है वो समांतर AE के है। तो हमको सिद्ध करना है कि जो BF एंड FE इक्वल टू BE बटे FC, सॉरी EC। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलो सिद्ध करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो यहाँ पे देखिए अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम बताएंगे कौन कौन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र आपको इस प्रकार से बना लेना है। ठीक है, जो दिया है पहले हम उसे लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया है, ठीक, दिया है जो DE है वो समांतर AC के है। देखिए थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, ये जो DE है, ठीक है, ये जो DE है वो समांतर AC के है। ठीक, वह DF समांतर, देखिए जो DF है वो किसके समांतर है, AE के है। ठीक, यह प्रश्न कहा है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है हमको ये सिद्ध करना है कि जो VF बटे FE इक्वल टू BE बटे EC। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, VF बटे FE, ठीक है, बराबर BE, देखिए BE बटे EC, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो चलो यहाँ पे थेल्स प्रमेय का मतलब थेल्स का नियम लगाएंगे और इसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें चूंकि फर्स्ट को लेते हैं, ठीक है, जो DE समांतर AC है, तो यहाँ पे लिखे चूंकि जो DE समांतर AC के लिए। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स प्रमेय अनुसार। तो थेल्स प्रमेय अगर हम इसमें लगाएं, किसमें, अगर देखिए DE समांतर AC वाले में, DE समांतर AC वाले में अगर लगाएंगे थेल्स प्रमेय, तो क्या होगा, BD बटे DA और BE बटे EC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, BD बटे DA इक्वल टू BE बटे EC, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसे समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। ठीक, तो अब देखिए इसके लिए तो हो गया, अब इसके लिए देखते हैं। तो चूंकि DF समांतर किसके, AE के। ठीक, तो यहाँ से लगाएंगे थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय अनुसार। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा
डी एफ समांतर है ए ई के, ठीक है। तो डी एफ समांतर है ए ई के, तो यहाँ से थेल्स प्रमेय लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बी डी बटे डी ए और बी एफ बटे एफ ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा बी डी बटे डी ए इक्वल टू वी एफ बटे एफ ई, ठीक। तो इसे समीकरण नंबर 2 बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कुछ कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए ये क्या है, समान है, तो इसीलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और समीकरण नंबर 1 से बचेगा बी ई बटे ई सी बराबर, और समीकरण नंबर 2 से बचेगा बी एफ बटे एफ ई, ठीक है, यह बचेगा। और इसी को हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे इति सिद्धम, ठीक, इस प्रकार से आपको लिखना होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, आकृति 6.20 में, तो 6.20 देख लीजिए कहाँ है, यहाँ पर 6.19 था, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6.20, ये आपको आकृति दी हुई है, में जो डी ई है वो समांतर ओ क्यू के है, जो डी ई जो है, ये वाला जो डी ई है वो ओ क्यू की समांतर है, और जो डी एफ है वो ओ आर के इसके समांतर है, ठीक है। तो दर्शाइए कि जो ई एफ है, जो ई एफ है, क्या वो समांतर है क्यू आर के, ठीक, इसे हमको दर्शाना है, ठीक। तो चलो हल करते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको चित्र इस प्रकार से बना लेना है, ठीक है। जो दिया हम पहले उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पे दिया है जो डी ई है वो समांतर है किसके, ओ क्यू के, ठीक है। जो डी ई है, ये वाली भुजा जो है वो समांतर इसके है, ओ क्यू के, ठीक है। वह जो डी एफ है, ठीक है, वो समांतर है ओ आर के, ठीक है। जो डी एफ है वो समांतर है ओ आर के। तो हमको देखिए सिद्ध क्या करना था, तो यहाँ से लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक है। अब क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध ये करना है कि जो ई एफ है ना वो क्यू आर के समांतर है, तो ई एफ समांतर क्यू आर। तो अगर हम बात करें थेल्स प्रमेय से, अगर ई एफ समांतर क्यू आर के कब होगा, ठीक है, कब होगा ये समांतर, जब पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर, अगर इसे हम बराबर दिखा दिए तो ये समांतर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, पी ई बटे ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर, ठीक है। अगर हम इसे सिद्ध कर दिए, यानी कि ये है थेल्स प्रमेय, अगर हम इस थेल्स प्रमेय को सिद्ध कर दिए तो ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसे सिद्ध करते हैं। तो देखिए आपको प्रश्न में यानी कि देखिए प्रश्न में फर्स्ट ये दिया था, तो इसे हम लिखते हैं चूंकि डी ई समांतर है ओ क्यू के, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखेंगे थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स प्रमेय अनुसार, ठीक। तो थेल्स का प्रमेय लगाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी ई समांतर ओ क्यू के है, डी ई समांतर ओ क्यू के है, तो यहाँ पर देखिए इस वाले भुजा में अगर हम बात करें त्रिभुज पी क्यू ओ में, ठीक है, त्रिभुज पी, यहाँ पे देखिए त्रिभुज पी क्यू ओ में अगर थेल्स प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा पी ई बटा ई क्यू इक्वल टू पी, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, पी डी बटे डी ओ हो जाएगा, ठीक। इसे समीकरण नंबर 1 बना लोगे, ठीक। और प्रश्न में पुनः दिया था आपको एक प्रश्न में, देखिए अब ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया, अब इसके लिए देखते हैं। तो पुनः डी एफ समांतर किसके दिया था, ओ आर, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स प्रमेय अनुसार। तो अगर हम बात करें त्रिभुज, आपको देखिए
आप इस त्रिभुज में देखिए डी एफ समांतर हो किसके, ओ आर के, डी एफ समांतर हो ओ आर के, तो आपको त्रिभुज देखना है पी ओ आर में। ठीक, तो यहाँ पे त्रिभुज देखिए पी, ठीक है, पी ओ आर में आपको देखना है। तो इसमें अगर आप थेल्स प्रमेय लगाओ तो क्या होगा, होगा पी डी बटे डी ओ और पी एफ बटे एफ आर होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं हम पी ई, ठीक है, यहाँ पे सॉरी पी एफ, ठीक है, पी एफ बटे एफ आर इक्वल टू पी डी बटे डी ओ होगा। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 बना लोगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। ठीक है, अगर आप बात करें देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना करने पर, यानी कि समीकरण 1 में और समीकरण 2 में क्या हमको कॉमन दिख रहा है। अगर ये बात करें देखिए पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ ये क्या है, समान है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और समीकरण 1 से बचेगा पी ई बटे ई क्यू इक्वल टू समीकरण 2 से बचेगा पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, ये बचेगा और इसी को हमको सिद्ध करना था, ये और यही है थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अर्थात अगर यह सिद्ध है तो लिख सकते हैं अर्थात थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स प्रमेय अनुसार जो ई एफ है वो समांतर किसके होगा, क्यू आर के होगा। ठीक, ये सिद्ध करना था। यहाँ से आप लिख सकते हो इति सिद्धम। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आकृति 6.21 में देखिए ये आकृति 6.21 है। ठीक है, में क्रमशः जो OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि जो AB है वह समांतर है PQ के। देखिए जो AB है वो समांतर है PQ के और जो AC है वो समांतर है PR के, जो AC है वो समांतर है PR के। तो दर्शाइए कि जो BC है वो समांतर QR के है। तो हमको क्या दर्शाना है, जो BC देखिए ये BC जो है इसको और ये QR को समांतर दर्शाना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल होने वाला। अगर आप पार्ट 2 वीडियो देखे हो, ठीक है, अगर आप पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 को देखे हो ना, तो इसी से एकदम रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो प्रश्नावली 6.2 है, ये पार्ट 3 वीडियो है और ये 2023 एंड 24 यानी कि जो न्यू NCERT बुक है उसके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जो दिया है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है प्रश्नानुसार दिया है। ठीक, तो देखिए जो प्रश्नानुसार दिया था, देखिए जो OP है, ठीक है, जो OP पर बिंदु A, ठीक, OR पर बिंदु C और OQ पर बिंदु B, ठीक है, इस प्रकार है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं त्रिभुज PQR में। ठीक, त्रिभुज PQR में OP, OQ व OR क्रमशः बिंदु A, B व C है। ठीक है, यानी कि समझ रहे हो। देखिए O मतलब कि देखिए त्रिभुज PQR में, ठीक, जो देखिए जो OP पर बिंदु A है, ठीक, इस प्रकार से OQ पर बिंदु B और OR पर बिंदु C है। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिए। और हमको क्या देखिए तो कह रहा था कि जो AB है, ठीक है, देखिए प्रश्नानुसार और क्या दिया था, जो AB है वह PQ क्या है, समांतर है। ठीक है, तो जो AB है वो समांतर किसके है, PQ के। ठीक है, और क्या दिया था, और जैसे जो AC है वो PR के समांतर है। ठीक, तो यहाँ से लिख लेते हैं जो AC है वो समांतर किसकी है, PR के। ठीक, तो हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है हमको, तो जो हमको देखिए सिद्ध करना है BC जो है वो समांतर QR के होगा, BC समांतर QR के, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए यह सिद्ध कब होगा, BC समांतर BC जो है समांतर QR के कब होगा, जब देखिए जब इसमें आप थेल्स प्रमेय लगाओगे, जब कब होगा यह सिद्ध। तो यहाँ से लिखते हैं BC समांतर QR
होगा जब, ठीक है, कब होगा, देखिए इसमें अगर थेल्स प्रमेय लगाओगे तो ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू इक्वल टू ओ सी बटे सी आर, ठीक है। अगर इसको हम सिद्ध कर दिए तो हम इसे सिद्ध कर सकते हैं, मतलब कि इसे अगर हम सिद्ध कर दिए तो ये सिद्ध ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों होगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय अगर आप पढ़े हो अच्छे से तो आपको याद होगा कि जब हम इसे थेल्स प्रमेय यानी कि ओ बी बटे बी क्यू ओ सी बटे सी आर को जब हम सिद्ध कर देते हैं तो यह जो बी सी है वो क्यू आर के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो हम इसी को देखने वाले हैं, तो यहाँ से देखिए त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है, त्रिभुज ओ पी क्यू में, देखिए त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक। अगर इसमें थेल्स प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा ओ ए बटे ए पी इक्वल टू ओ बी बटे बी क्यू, ठीक है। और इसे समीकरण नंबर 1 बना लोगे। अगर बात करें अब त्रिभुज ओ पी आर में, देखिए ओ पी आर में, देखिए ओ, ठीक है, ओ पी आर में अब क्यों यही त्रिभुज ले रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में देखो हमको दिया था, अगर बात करें त्रिभुज ओ पी क्यू में तो हमको दिया था कि जो ए बी है वो समांतर के किसके है, पी क्यू के, ठीक है। और त्रिभुज बात करें पी ओ आर में तो जो भुजा है यानी कि ए सी जो है वो पी आर के समांतर है, ठीक है। तो इसीलिए हम त्रिभुज यहाँ पे ले रहे हैं ओ पी आर में। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ओ ए बटे ए पी इक्वल टू ओ सी बटे सी आर हो जाएगा, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 2 बना लो, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 की तुलना जब करोगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समीकरण 1 व 2 में कुछ ऐसा है जो कॉमन है, ठीक है। देखिए ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी, ठीक है, ये दोनों समान है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, बचेगा समीकरण नंबर 1 से ओ बी बटे बी क्यू इक्वल टू समीकरण नंबर 2 से बचेगा ओ सी बटे सी आर, ठीक। तो देखिए ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू और ओ सी बटे सी आर अगर ये हो गया सिद्ध तो हम कह सकते हैं तो क्या हो सकता है, तो बी सी जो है वो समांतर क्यू आर के हो सकता है, ठीक है। और इसे हमको क्या करना था, इसी को सिद्ध करना था। तो यहाँ से हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब 7 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, पर इसे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो देखिए क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे ना तो देखिए क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, कोई त्रिभुज है, ठीक। अब उस त्रिभुज में एक भुजा हमको क्या मानना है, इसकी रचना करनी होगी, ठीक है। एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, ठीक है, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी कि वो जो भुजा लेंगे वो दूसरी भुजा के समांतर भी होनी चाहिए, ठीक है। वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित, यानी कि जो तीसरी भुजा होगी त्रिभुज की उसको क्या करेगी, समद्विभाजित यानी कि प्रतिच्छेद करेगी, ठीक। तो कह रहा है याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हो, तो आप इसे कक्षा 9 में पढ़ चुके हो, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए आपको प्रश्न अनुसार दिया था इस प्रकार से कि एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी है, ठीक है। तो कह रहा था कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से, देखिए भुजा ए बी के मध्य से क्या है, डी, बिंदु डी से होकर दूसरी भुजा के समांतर, तो दूसरी भुजा यानी कि बी सी के समांतर है कि नहीं, डी ई, देखिए बी सी के समांतर है और भुजा ए बी के मध्य से गुजरती जा रही है, ठीक है। तो वह तीसरी भुजा को प्रतिच्छेद यानी कि समद्विभाजित करती है। तो ये ए सी जो है वो तीसरी भुजा है जो जिसको प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, तो हमको सिद्ध यहाँ पर करना है कि जो ए ई है, ठीक है, जो ए ई है अगर देखिए इसको प्रतिच्छेद कर रही है मध्य बिंदु से तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर हो सकते हैं, ठीक है। इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। ए इक्वल टू ई सी, ठीक, इसी को सिद्ध करना है। तो चलो सिद्ध करते हैं। तो यहाँ से पहले देखिए जो दिया हम उसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से चलो लिख लेते हैं, पहले सिद्ध क्या करना है हमको, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अगर हम बात करें जो ई है, ठीक है, जो ई है वह ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक, मध्य बिंदु है। अर्थात हम बात कर सकते हैं जो ए ई हुआ वो बराबर किसके हो सकता है, ई सी के, ठीक है। और इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसी को हमको सिद्ध करना है, ठीक।
तो यहाँ से अगर हम बात करें, चूंकि जो डी है, ठीक है, जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक। तो देखिए अब जो डी है वो ए बी का अगर मध्य बिंदु है, यानी कि मध्य, ठीक है, मध्य बिंदु है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर डी बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं ए डी बराबर डी बी, यानी कि जितना ए डी बराबर है उतना डी भी होगा, ठीक है। तो इसे समीकरण नंबर हम सेकेंड मान लेते हैं, ठीक। तो चूंकि अब देखिए प्रश्न अनुसार आपको दिया था, प्रश्न देखिए कर रहा था कि जो खींची गई रेखा है, जो ये खींची गई रेखा है वो दूसरी रेखा क्या है, समांतर, यानी कि जो DE है वो BC के क्या है, समांतर। तो यहाँ से लिखेंगे जो DE है वो किसके समांतर है, BC के। ये प्रश्न में दिया था तो इसे लिख देते हैं दिया है, ठीक। तो यहाँ से देखिए आप थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे थेल्स प्रमेयानुसार, थेल्स प्रमेयानुसार। अब थेल्स प्रमेयानुसार, ठीक है, या कह सकते हो प्रमेय 6.1 से, ठीक है। अगर हम बात करें DE समांतर BC की है तो थेल्स प्रमेय आपको याद होगा, अगर कोई भुजा दूसरी भुजा के समांतर है तो क्या लिख सकते हैं इसे, AD बटे DB AE बटे EC, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC, ठीक। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान देखिए, अगर हम बात करें AD बटे DB है, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 देखिए, जो AD के स्थान पर देखिए समीकरण नंबर 2 में क्या है, AD बराबर DB है, तो हम यहाँ AD के स्थान पे DB को रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं DB और बटे DB है ही इक्वल टू AE बटे EC, ठीक। देखिए DB है, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, एक बचा, तो EC का गुणा इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, EC बराबर बचा क्या इधर AE, ठीक है। EC को हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक। तो यहाँ से लिखोगे अर्थात जो E है वो AC का क्या है, मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था और लिख दोगे इति सिद्धम, ठीक। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 8 को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। अब याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में कर चुके हो, ठीक है। तो देखिए, तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, देखो क्या कर रहा है, प्रमेय हमको 6.2 लगाना है, यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम लगाना है, ठीक है। चलो तो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। इस प्रकार से आपको त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। देखिए प्रश्न में क्या कर रहा था, प्रश्न में कह रहा था कि एक त्रिभुज है, ठीक है, क्या है, एक त्रिभुज है। अब वो कह रहा था किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, किन्हीं यानी कि देखिए भुजा AB और AC, ये दो भुजा है, इनके मध्य बिंदु D व E है, ठीक है। मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, इनको हम मिला दिए एक रेखा, ठीक है। तो ये जो DE रेखा है वो किसके बराबर हो जाएगी, यानी कि किसके समांतर हो जाएगी, BC के समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हमको सिद्ध करना है। तो इसमें अगर हम बात करें, हमको सिद्ध क्या करना है कि जो DE है ना, जो DE है वो किसके समांतर है, BC के, और इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। तो चलो सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए चूंकि जो D है वो AB का क्या है, मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, ठीक। तो अब देखिए जो D है, AB का अगर मध्य बिंदु है यानी कि बीच में एकदम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AD बराबर DB लिख सकते हैं, ठीक है। तो AD बराबर DB, ठीक। और इसे समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए, देखिए अगर हम बात करें इस DB के, देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, AD बटे DB को उधर लाएंगे तो क्या बचेगा, DB, और बराबर में इधर क्या बचा, एक बचा। अब कैसे बचा, तो देखिए अब बराबर में एक कैसे बचा, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, अगर यह है AD बटे DB, ठीक, बराबर 1 है, ठीक। अगर हम इसका गुणा इसमें करें, ठीक है, तो क्या होगा, AD बराबर DB होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या, देखिए इसी को हम इसके रूप में लिख लिए हैं, ठीक। तो इसको हम मान लेते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर, चलो 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो
यहाँ से फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो वह अगर हम बात करें जो ई है वह ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं जो ई है वह ए सी का मध्य बिंदु है। अब ए सी का मध्य, देखिए जो ई है वो ए सी का अगर मध्य बिंदु है, यानी कि जो ई है एकदम बीच में है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए ई बराबर ई सी, ठीक। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए ई बराबर ई सी, ठीक है। तो ए ई बराबर ई सी, अब देखिए यहाँ पर कहा गुणा 1 का है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए ई और ई सी को इधर लाते हैं, बराबर में क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसे समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। तो यहाँ से अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, देखिए अब समीकरण 2 और 3 की अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर बराबर 1 है, बराबर 1 है, यानी कि ये क्या होंगे, आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी हो जाएगा, ठीक है। तो अतः बात करें, अब देखिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। अतः या कह सकती हो प्रमेय 6.2 से, ठीक है। अगर हम देखिए ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि जो डी ई है वो समांतर बी सी के है, ठीक है। और ई सी को हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो यहाँ से ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 9 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है, जिसमें ए बी समांतर डी सी के है तथा इसके विकर्ण जो है परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि जो ए ओ बटे बी ओ इक्वल टू सी ओ बटे डी ओ है, ठीक है। तो आपको देखिए पहले क्या करना है, एक समलंब ले लेना है, ठीक है। एक आपको ए बी सी डी मानकर एक समलंब लेना है, ठीक है। तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अनुसार अगर हम मान लेते हैं ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है, ठीक है। तो समलंब है तो प्रश्न में कह रहा था कि जो ए है वो सी को और जो डी है वो बी को, यानी कि क्या, इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं जो बिंदु ओ पर, ठीक है। तो देखिए हमको सिद्ध क्या करना है इसमें, तो जो दिया पहले हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं प्रश्नानुसार सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, हमको यह सिद्ध करना है कि जो ए ओ है वह बी ओ मतलब ए ओ बटे बी ओ और सी ओ बटे डी ओ, ठीक है। आपको प्रश्न में कहा है जो ए ओ है वह बी ओ बटे में बराबर सी ओ और बटे में डी ओ, ठीक है। तो इसको हमको सिद्ध करना है। तो देखिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे, अगर हम बात करें, देखिए इसमें अगर हम बात करें, अगर देखिए इसमें हमको प्रमेय लगाना होगा, ठीक है। प्रमेय कौन सा लगाओगे, थेल्स प्रमेय, यानी कि प्रमेय 6.1 को लगाओगे। तो प्रमेय 6.1 को जब हम लगाएंगे तो कोई भुजा किसी के समांतर है नहीं है, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, रचना करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम रचना क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर हम मान लेते हैं, यहाँ से कोई रचना यहाँ से कोई कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। और इसे नाम दे देते हैं ई, ठीक। तो यहाँ पर आप लिखोगे हेडिंग ना कर रचना, रचना में आप क्या लिखो, इस प्रकार से लिखोगे कि ओ से, ठीक है, ओ से जाती हुई, ठीक है, ओ से जाती, लिख लेते पहले, ओ से जाती हुई, ठीक है, ओ से जाती हुई ओ ई जो है, ठीक है। देखिए ओ से जाती हुई ओ ई, अब इसकी ये किसके समांतर है, ओ ई किसके समांतर होगा, सी डी के समांतर होगा, ठीक है। तो ओ ई जो है समांतर होगा सी डी के, ठीक। तो यहाँ से अगर बात करें, चूँकि त्रिभुज ए डी सी में, देखिए त्रिभुज ए डी सी में अगर हम बात करें, ठीक है, अगर इसमें हम थेल्स प्रमेय लगाएं ए डी सी में तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ ए डी सी में हम त्रिभुज ए डी सी में थेल्स प्रमेय को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए ई बटे ई डी, ठीक, और ए ओ बटे ओ सी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से लिख लेते हैं ए ई बटे ई डी इक्वल टू ए ओ बटे ओ सी हो जाएगा, ठीक। और इसे समीकरण नंबर 1 बना लोगे, ठीक। तो यहाँ से देखिए बात करते हैं, चूँकि ए बी, ठीक है। अब देखिए अब ए बी जो है वो समांतर किसके होगा, सी डी के होगा,
ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिए मानते हैं कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, ठीक है। तो ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। तो यह प्रश्न में आपको भी कह भी दिया था, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं दिया है, ठीक, दिया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ईसी है, जो डीसी है वो किसके बराबर होगा, ईओ के होगा, ठीक है। जो डीसी है वो किसके बराबर, यानी कि जो किसके समांतर होगा, ईओ के। तो यहाँ से लिख देते हैं हम जो डीसी है वो समांतर किसके होगा, ईओ के होगा, ठीक। अब जो डीसी है वो ईओ के समांतर है, ठीक। तो यहाँ से जो डीसी है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो डीसी है अगर वो ईओ के समांतर है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ईओ है वो एबी के भी समांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए जो ईओ है वो समांतर किसके होगा, एबी के भी होगा, ठीक। तो यहाँ से लगाएंगे थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय अनुसार क्या कर सकते हो, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए, अब आपको किसमें थेल्स प्रमेय लगाना है, अब देखिए इसमें आपको लगाना है त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। या कर सकते हो डी ए बी में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी ई बटे ई ए और डी ओ बटे ओ बी। तो यहाँ से लिख लेते हैं त्रिभुज डी ए बी में, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी ई बटे ई ए इक्वल टू डी ओ बटे ओ बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें कि हमको देखो सिद्ध क्या करना है। तो हमको सिद्ध यह करना है कि देखिए अगर हम बात करें समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर है ए ई बटे ई डी है, परंतु यहाँ पर डी ई बटे ई ए है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, समीकरण 1 के समान बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो यहाँ से जब व्युत्क्रम करोगे तो क्या हो जाएगा, ई ए बटे डी ई हो जाएगा इक्वल टू, और इसे भी अगर आप करना चाहते हो कर दीजिए, देखिए। तो इसे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ओ बी बटे डी हो जाएगा, ठीक। अब इसे समीकरण नंबर 2 बना लेना है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ए ई बटे ई डी और यहाँ पर क्या है, ए, देखो ए ई हो या ई ए हो ये समान ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ई ए बटे डी ई, ठीक है, ये क्या है, समान है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा समीकरण नंबर 1 से बचेगा ओ ए ओ बटे ओ सी इक्वल टू समीकरण 2 से बचेगा ओ बी बटे डी ओ, ठीक है, ये बच्चा। अब देखिए ये आपको तो सिद्ध करना नहीं था, आपको सिद्ध करना था कि ए ओ बटे बी ओ होना चाहिए और सी ओ बटे डी ओ होना चाहिए, परंतु यहाँ पर हम लोग को क्या है, ए ओ बटे ओ सी है, यानी कि ओ बी ओ की जगह क्या है, ओ सी है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इस बी ओ का गुणा इसमें कर देंगे और इस ओ सी का गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं ए ओ बटे, इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा ओ बी और इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो ओ सी बटे डी ओ, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना था, ठीक। तो यहाँ से लिख दोगे इति सिद्धम, ठीक। तो यह क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पर समाप्त होता है। चलो क्वेश्चन नंबर अब 10 को देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से, देखिए एक चतुर्भुज आपको दिया है ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ इक्वल टू सी ओ बटे डी ओ है, दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है, एकदम व्युत्क्रम है या कह सकते हो विपरीत है, ठीक है। तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपको क्या दिया है, एक चतुर्भुज दिया है, ठीक है। तो हमको इसको क्या करना है, एक सिद्ध करना है कि यह समलंब है। अब समलंब कैसे होगा, समलंब ये होगा अगर हम इसको सिद्ध कर दे कि ए बी समांतर डी सी के है, ठीक है। अगर हम इसको सिद्ध कर दे कि जो ए बी है वो समांतर सी डी के या डी सी के है तो वो ये क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दिया है, दिया है, क्या दिया है, यहाँ से दिया था ए ओ बटे, प्रश्नानुसार देखो दिया था आपको बी ओ इक्वल टू सी ओ बटे डी ओ, ठीक है। इस प्रकार से दिया था। तो हमको क्या सिद्ध करना है, तो हमको सिद्ध करना है, तो यहाँ से लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ठीक है, डी एक क्या है, समलंब है, एक समलंब है, ठीक है। अब समलंब कब होगा, जब ए बी जो है वो समांतर डी सी को हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें
ए बी जो है वो समांतर किसकी हो जाए, डी सी को हो जाए या सी डी की हो जाए। ठीक है, तो इसे अगर हम सिद्ध कर दिए तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी चतुर्भुज है वो क्या है, एक समलंब है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब इसको सिद्ध करने के लिए हमको रचना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम रचना करते हैं। अगर हम बात करें ओ को कोई यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हम ओ को क्या करते हैं, कोई बिंदु पे मिला देते हैं। मान लीजिए इसे हम बिंदु दे दिए ई। ठीक है, इस प्रकार से रचना करोगे और रचना में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हेडिंग आएंगे, तो यहाँ से आपको रचना भी करना होगा। रचना में क्या किए थे वो लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं ओ से ठीक है, देखिए ओ से ई पर मिलाया तो हम कह सकते हैं जो ओ ई है, ठीक है, जो ओ ई है वो डी सी के समांतर है। ठीक है, डी सी के क्या है, समांतर है। ठीक, तो त्रिभुज, देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में अगर हम थेल्स प्रमेय लगाएं, ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा जो बी ओ बटे ओ बी बी ओ बटे ओ डी और बी ई बटे ई सी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज बी डी सी में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय से या 6.1 प्रमेय यानी प्रमेय 6.1 से कर सकते हो या थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा बी ओ बटे बी, देखिए यहाँ से मिलेगा हमको बी ओ बटे ओ डी। ठीक है, बी ओ बटे ओ डी इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा बी ई बटे यहाँ से ई सी मिल जाएगा। ठीक, ये मिल गया। अब इसे हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से चूँकि हमको दिया था, अब जो क्या दिया था आपको दिया था जो ए ओ है बटे बी ओ, प्रश्न में आपको दिया था इक्वल टू सी ओ बटे डी ओ है। ठीक है, ये आपको प्रश्न में दिया था। ठीक, तो अगर हम बात करें समीकरण 1 जैसा इसे बनाएं, ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 जैसा कैसे बनाएंगे इसको, अगर हम यहाँ पर अगर बात कर लें तो देखिए क्या करते हैं ना, इसका जो ये है सी ओ, ठीक है, इसको इधर लाते हैं। ठीक, और इसको इधर भेजते हैं, यानी कि ए ओ बटे सी ओ इक्वल टू इधर क्या बचेगा, बी ओ बटे डी ओ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए समीकरण नंबर 1 में आपका था बी ओ बटे ओ डी और यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 में भी बना लिए बी ओ बटे डी ओ। ठीक है, या देखिए ओ डी कहो या डी ए कहो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, अब समीकरण 1 व 2 से जब तुलना करोगे तो देखिए ये और ये वाला समान है, तो बचेगा क्या, बचेगा बी ई बटे ई सी और इधर बचेगा ए ओ बटे सी डी। ठीक है, तो यहाँ से बच जाएगा बी ई बटे ई सी इक्वल टू ए ओ बटे सी ओ बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम अतः प्रमेय, ठीक है, अतः प्रमेय 6.2 के अनुसार, या कह सकते हो 6.2 से। ठीक है, तो 6.2 से अगर हम बात करें तो देखिए अगर बी ई बटे ई सी है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसमें देखिए जो बी ई बटे ई सी है और ए ओ, ठीक है, ए ओ बटे ओ सी है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रमेय 6.2 के अनुसार जो ए बी है, जो ए बी है क्या, ओ ई की क्या होगा, समांतर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो ए बी है, ठीक है, वो किसके समांतर हो जाएगा, ओ ई के समांतर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए आगे क्या करेंगे, चूँकि अब ए बी जो है, ठीक है, देखिए ए बी जो है अगर ओ ई के समांतर है, ठीक, तो जो ओ ई है वो डी सी के समांतर था, यहाँ पर हम सिद्ध कर चुके थे। देखिए यहाँ पर जो ओ ई है वो डी सी के समांतर भी है। ठीक है, तो यहाँ से भी लिख देते हैं चूँकि जो ओ ई है वो समांतर किसके था, डी सी के भी था। ठीक, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ए बी है वो समांतर हो सकता है डी सी के। ठीक है, और इसी को हमको सिद्ध करना था। अब देखिए जो ए बी है वो समांतर डी सी के हो जाएगा तो ये एक क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, इसी को आपको प्रूव करना था। ठीक, तो यहाँ से प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर प्रश्नावली 6.2 का सभी क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले यानी कि अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 6.4 यानी कि त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी आठ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।